जय श्री राम भाइयों, आज आपके सामने लेकर चलते हैं जनवरी 2019 का प्रश्न पत्र प्रथम मॉडल नंबर पी। तो प्रश्न पत्र प्रथम ले चलते हैं बाल विकास एंड आपका वह शिक्षा शास्त्र। देखते हैं प्रश्न आपका पहला क्या कह रहा है। इसमें आपका जीन पियाजे के अनुसार प्रश्न कह रहा है कि आपका क्या कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे क्या होते हैं। आपका कह रहा है ज्ञान को सक्रिय रूप से संचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। प्रेषणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्वक नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार के अनुबंधित किया जा सकता है। को पुरस्कार एवं दंड सिद्धांतों का पुरस्कार दंड हटा दीजिए, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा पहला नंबर ज्ञान को सक्रिय रूप से संचित करते हैं जैसे जैसे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते तथा अन्वेषण करते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर आपका दूसरे की तरफ। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर आपका दूसरा, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि शीर्षगामी से अधोगामी, अधोगामी से शीर्षगामी, अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास से परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास, या सूक्ष्म चालक विकास से स्थूल चालक विकास। तो आपका जो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका वो हो जाएगा क्या, तीसरा नंबर हो जाएगा स्थूल चालक विकास से सूक्ष्म चालक विकास की तरफ। चलते हैं प्रश्न नंबर आपका तीसरे की तरफ। कह रहा है वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। कह रहा है कि जो वयस्कता माने कि जवान होने की पहल करती है उस अवस्था को हम कौन सी अवस्था कहते हैं। आपका ऑप्शन दे रहा है किशोरावस्था, मध्य बाल्यावस्था, पूर्व क्रियात्मक अवधि, बाल्यावस्था की समाप्ति। तो आपका ऑप्शन पहला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, किशोरावस्था हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर आपका चौथे की तरफ। प्रश्न चौथा कह रहा है एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करना चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है। मतलब कह रहा है हिंज जो दवा की चोरी करता है वो किसके अंतर्गत आता है। यंत्रीय उद्देश्य अभिन्यास के, सामाजिक का क्रम नियंत्रण अभिन्यास के, दंड एवं आज्ञा पालन अभिन्यास के, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत के अभिन्यास के। तो देखिए बच्चा जब चोरी करेगा पकड़ा जाएगा तो उसमें क्या होगा, दंड, और उसे चोरी नहीं करना चाहिए क्या है, आज्ञा पालन। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा दंड एवं आज्ञा पालन अभिन्यास। ठीक है, चलते प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं। अहम केंद्रित वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता, भ्रांत वार्ता, समस्यात्मक वार्ता। जो बच्चे मौखिक संवाद करते हैं स्वयं से उन्हें क्या कहते हैं, समस्यात्मक वार्ता कहते हैं। चलते प्रश्न नंबर 6 की तरफ। कह रहा है खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, इसके बाद कह रहा है कि घरेलू सामग्रियां और व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है। विकसित जेंडर पहचान, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर सिद्धांत, जेंडर प्रासंगिकता। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा दूसरा हो जाएगा जेंडर रूढ़िवादिता हो जाएगा। चलते प्रश्न नंबर आपका 7 की तरफ। कह रहा है एक प्रारंभिक कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है वह क्या है। एक प्रारंभिक कक्ष में एक बच्ची जो अपने साथ अनुभव लाती है उन्हें अस्वीकार करना चाहिए। भाई जो अनुभव ला रहे उसे अस्वीकार क्यों करे, उसे समझना चाहिए, उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, मतलब उसको बेइज्जती करना चाहिए भी नहीं हो चाहिए, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ऐसा भी नहीं करना चाहिए, उसे शामिल कर उसका संचयन करना चाहिए। यही आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते प्रश्न नंबर आपका 8 की तरफ। कह रहा है एक शिक्षक को क्या चाहिए, वह विद्यार्थियों की बीच तुलना को अधिकतम करे। भाई विद्यार्थी छोटे हैं उनके बीच तुलना करोगे तो नहीं सही है। वह विशेष सांस्कृतिक समुदाय बच्चों को बढ़ावा दे, मतलब सबको छोड़ दे, मतलब जो विशिष्ट वर्ग के हैं, जो अच्छे हैं या जो किसी भी तरह से अच्छे हैं तो उनको मतलब बढ़ावा दे, ये भी गलत है। वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करें, तो यह भी आपका गलत है। मतलब वो सांस्कृतिक रीति रिवाज धर्म के अनुसार वो देखा देखी करे, तो यह भी गलत है। तो ऑप्शन इसमें चौथा सही हो जाएगा। यह संप्रेषित करे कि कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। चलते प्रश्न नंबर 9 की तरफ। 9 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। ठीक है, किसकी वकालत करता है, एकीकृत शिक्षा का, समावेशी शिक्षा का, पृथक्करण का, मुख्यधारा शिक्षण का। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा समावेशी शिक्षा का। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ।
यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। कह रहा है कि आपका 10वीं में कि यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा एवं समान अधिकार हो। तो क्या होगा? मुख्य धारा शिक्षा होगा, विशेष शिक्षा होगा, बहु सांस्कृतिक शिक्षा होगा? नहीं, हो जाएगा आपका ऑप्शन पहला, समावेशी शिक्षा हो जाएगा। चलते प्रश्न नंबर 11 की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ क के बच्चों को स्तंभ ख के उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है? तो इसमें आपका कह रहा है कि 11 में वो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका देखिए कह रहा है प्रतिभाशाली, इसके बाद अधिगम अशक्तता है, सृजनात्मक है, अवधान कमी, अति सक्रियता है। ठीक है, इसके बाद इधर दिया धारा प्रवाह बढ़ने की कमी, फिर आपका दिया है क्या? मूल समाधानों के बारे में सोच, आसानी से विचलित होने की आदत, शीघ्रता एवं स्वतंत्रता रूप से सीखने की योग्यता। तो प्रतिभाशाली क्या होते हैं? शीघ्रता एवं स्वतंत्रता रूप से सोच सीखने की योग्यता उनमें होती है। तो पहले का डी देखिए किन किन ऑप्शन में है। पहले का डी आपका क्या? पहला, दूसरा, तीसरा में है। कह रहा है अधिगम अशक्तता क्या होता है? आपका धारा प्रवाह पढ़ने में कमी। ठीक है, धारा प्रवाह पढ़ने में कमी अधिगम असतर्कता दिखाता है। तो आपका ऑप्शन क्या है? दूसरे का पहला। दूसरे का पहला आपका किस में हो रहा है? दूसरे में हो रहा है। तो इसलिए ऑप्शन इसमें क्या बन जाएगा? दूसरा बन जाएगा। चलते हैं आपका प्रश्न नंबर 12 की तरफ। कह रहा है बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब। बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावी रूप से कब सीखते हैं? तो इसमें आपको बताना, शिक्षा कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते, पाठ्य पुस्तक से केवल मतलब नहीं, वे श्याम पट्ट पर अध्यापकों द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते, यह भी नहीं होगा। वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न आपका 13 का रहा है, बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अनुमति नहीं देनी चाहिए, अभी गलत है, रोकना चाहिए, अभी गलत है। पहला ऑप्शन हो जाएगा प्रेरित करना चाहिए। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? इसमें कौन सी आपकी यह क्या है? मुख्य प्रक्रिया नहीं है। कंठस्थीकरण एवं स्मरण, पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, निर्देश एवं संचालन, अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया। तो आपका पहला हो जाएगा कंठस्थीकरण एवं स्मरण। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी क्या करते हैं आपके? तब विद्यार्थी उस समय, ठीक है, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं, तब सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं, का उत्साह भंग हो जाता है तथा दबाव में आ जाते हैं, किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं। देखिए जब शिक्षक को विद्यार्थियों में उसकी योग्यता के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तो सीखने के लिए क्या होंगे? उत्सुक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। चलते प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न 16 आपका क्या कह रहा है? प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह, बच्चों की गलतियां प्रदर्शित करते हैं कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। अधिगम का एक भाग है तथा उसके विचारों के एक अंतर्दृष्टि देती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया महत्वहीन है। तो इसमें 16 में आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 16 का आपका तीसरा हो जाएगा। अधिगम का एक भाग है गलतियां बच्चों क्या है? अधिगम का एक क्या होता है? भाग होता है। तो आपका तीसरा हो जाएगा सही। 17 कह रहा है एक अलग गतिविधि के रूप में मूल्यांकन को एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। केवल नंबरों पर केवल वर्ड हटा दीजिए। वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर होना चाहिए, इसको भी हटा दीजिए। तो 17 का आपका ऑप्शन क्या बन जाएगा? दूसरा बन जाएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। ठीक है, चलते प्रश्न नंबर 18 की तरफ। कह रहा है संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है? एक सक्रिय सामाजिक क्रिया है। एक निष्क्रिय तो होगा नहीं। जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया, केवल जानकारी के लिए तो नहीं होगा। अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया, आपका यह भी नहीं है। तो आपका इसमें सबसे ज़्यादा जो श्रेष्ठ होगा वह क्या हो जाएगा? आपका एक सक्रिय सामाजिक प्रक्रिया हो जाएगी। चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न 19 क्या कह रहा है आपका? कि नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनसे बिना एक प्रयास के कार्य करने को
आसानी से छोड़ देना चाहिए। संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है, संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है, अनुवांशिक एवं पर्यावरण अलग नहीं है, अनुवांशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं। तो उत्तर आपका हो जाएगा पहला, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। 20 क्या कह रहा है आपका? 20 कह रहा है आपका, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से हतोत्साहित करती है? ठीक है, पाठ्यपुस्तक के सभी प्रश्नों को व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर, छोटा बच्चा है ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। व्यवस्थित तरीके से पाठ्यपुस्तक को एक ही प्रकार के प्रश्नों को, एक ही प्रकार केवल वर्ड वाले हटा दीजिए प्रश्न। मैंने पहले कहा है पाठ्यपुस्तक में दी गई सूचनाओं को कंठस्थीकरण करने बल देना, केवल याद करने पे भी नहीं होगा। बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। तो आपका इसका क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन हो जाएगा। 21 कह रहा है, वह विधियाँ जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्व पहल व प्रयास शामिल है, निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो कह रहा है इसमें से किसका उदाहरण है? ऑप्शन दे रहा है आपका, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का है, निगमनात्मक विधि है, अधिगमकर्ता केंद्रीय विधि है, परंपरागत विधि है। तो ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, अधिगमकर्ता केंद्रीय विधि हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। कह रहा है बुद्धि के बारे में लिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, बुद्धि के बारे में कौन सा आपका कथन क्या है इसमें आपका सही है? ठीक है, तो बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। बुद्धि एक आनुवंशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे विस्मरण एवं स्मरण एवं तर्क शामिल होती हैं। बुद्धि बहुआयामी है, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। बुद्धि क्या है? बहुआयामी है। चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। प्रश्न 23 कह रहा है आपका, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सामाजिक माध्यम है? परिवार है, विद्यालय, सरकार है, मीडिया। तो प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम जो होगा आप सब इसमें तो ऑप्शन तो आंख बंद कर लगाएंगे, क्या होगा? वो आपका परिवार हो जाएगा। चलते प्रश्न नंबर 24 की तरफ। कह रहा है जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है, बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, बच्चों की सोच मात्रात्मक एवं वयस्कों के से भिन्न होती है, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। तो ऑप्शन आपका चौथा हो जाएगा, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है कि आपका जेंडर एक जैविक निर्धारण है, एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, एक सामाजिक संरचना है, एक आर्थिक अवधारणा है। तो जेंडर क्या है? एक सामाजिक संरचना है। चलते प्रश्न नंबर 26 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों का सही पहचान करता है? कराता मतलब करता है। तो 26 में आपका ऑप्शन चलते हैं देख लेते हैं। शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। संवेगात्मक बौद्धिक आध्यात्मिक, शारीरिक व्यक्तिगत, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक, शारीरिक सामाजिक, शारीरिक व्यक्तिगत स्व। तो ऑप्शन इसमें पहला हो जाएगा शारीरिक होगा, फिर संज्ञानात्मक होगा, सामाजिक होगा और संवेगात्मक होगा। चलते प्रश्न नंबर 27 की तरफ। प्रश्न 27 आपका क्या कह रहा है कि बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन का सही है, कौन सा सही है? ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन देखते हैं, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। बच्चों को सीखने के लिए अप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल आनुवंशिकता केवल वर्ड हमने कहा काट दीजिए। बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को निर्धारित व सीमित करती है। तो यह भी नहीं होगा पृष्ठभूमि के आधार पर, तो आपका यह भी नहीं होगा सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर। बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंड करना, यह भी गलत होगा। तो ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? 27 में आपका पहला हो जाएगा। चलते प्रश्न नंबर 28 की तरफ। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखना चाहिए? छोटे वयस्कों के रूप में, निष्क्रिय अनुकरण के रूप, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, खाली स्लेटों के रूप में। तो ऑप्शन तीसरा हो जाएगा सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। प्रश्न आपका 29 कह रहा है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? एक सामाजिक गतिविधि है, एक व्यक्तिगत है, एक निष्क्रिय है, अनुबंधित है। निष्क्रिय, व्यक्तिगत, ये दो चीज हटा दीजिए, अनुबंधित भी हटा दीजिए, तो एक सामाजिक गतिविधि है। चलते प्रश्न नंबर लास्ट और 30 की तरफ। कह निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है? वर्तुल प्रक्रिया, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, विलंबित अनुकरण, विचारों की अनुक्रमणीयता। तो ऑप्शन चौथा हो जाएगा विचारों की अनुक्रमणीयता। तो आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। ओके, जय हिंद।